नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की दूसरी इकाई का किया शुभारंभ। कहा, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध। शिमला में आयोजित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा सहित मिशन रिपीट 2022 पर हुई चर्चा। हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा में गुटबाजी के लगाए आरोप। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने वर्ष 2022 में प्रस्तावित शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई का विधिवत शुभारंभ किया। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, जिसमें 600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए 269 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भारत सरकार से स्वीकृत करवाने में सफल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी इकाई स्थापित करने के लिए सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से आज हिमाचल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्रथम सफल ग्लोबल इंडस्ट्री मीट आयोजित की गई, जिसमें लगभग 96,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के एक माह के भीतर ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 13,500 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के 269 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भारत सरकार से स्वीकृत करवाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का मामला भी भारत सरकार से उठाया है और आशा व्यक्त की है कि प्रदेश को यह पार्क स्वीकृत होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए एक बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का मामला भी भारत सरकार से उठाया है और आशा व्यक्त की है कि प्रदेश को यह पार्क स्वीकृत होगा, जिसमें 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 15 से 20,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है और शीघ्र ही इसे भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 संकट के कारण विकास और औद्योगिक निवेश की गति पर प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और आज भारत विश्व में 100 करोड़ से अधिक लोगों को स्वदेशी टीका लगाने वाला पहला देश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हिमाचल में 100% पात्र लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रथम डोज लगाई गई है, जबकि 90% से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं उद्योग, परिवहन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का स्वच्छ पर्यावरण एवं भय मुक्त वातावरण निवेश के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें।
दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने इस अवसर पर दून विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर अपना भी काम करे और प्रदेश के विकास में भी योगदान दे। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज ये सेकंड यूनिट भी यहाँ पर लगाई, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, जिसका शुभारंभ आज हुआ, और शुभकामनाएं भी देता हूँ आप सबको। आपको हिमाचल प्रदेश की ओर से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश के लिए आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, लगभग 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने इस सेकंड जो यूनिट को यहाँ पर स्थापित करने के लिए किया है। मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए स्वाभाविक रूप से एक और प्रसन्नता का विषय है कि हम हिमाचल प्रदेश में हमने उसमें ज़मीन दी उनको, तो 69 करोड़ की इसमें का जो प्रस्ताव हमने उनको भेजा था, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया, और यहाँ बहुत जल्दी आने वाले समय में जो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है बन करके तैयार होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसकी स्वीकृति हमको मिली है। आने वाले समय में भी जब भी कोई और इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश निकल आएगी तो हिमाचल को आप याद रखें, हिमाचल में आपका स्वागत है। और हिमाचल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ शांति है, लोग जो है वो सहज हैं, सरल है, पर्यावरण अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ पर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। उस दृष्टि से मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी कहीं भी अगर आपको और कोई लगता है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो आपका हमेशा अभिनंदन रहेगा। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार और संगठन की अगली कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक दल की बैठक में आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियां और भाजपा कार्य समिति की बैठक में बनाई गई रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से अपने पद से दिए गए इस्तीफे पर रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, ऐसे में कार्यकर्ताओं की कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन सबकी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। उन्होंने कृपाल परमार द्वारा दिए गए त्याग पत्र को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये कार्यक्रम जो उन पर चर्चा होती है, तो इस बैठक के बाद 4 साल पूरे होने का कार्यक्रम आयोजित होगा, तो बैठक में पूरी चर्चा होगी कि वो कार्यक्रम किस स्तर का हो, कहाँ पर हो, कौन से राष्ट्रीय नेता को उसमें बुलाया जाए, वो सारी बात इन बैठकों में पूरी होगी। विधायक दल की बैठक जो हमारी प्रदेश कार्य समिति बैठक का कोई हिस्सा नहीं है। विधायक दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विधायक दल के नेता है, उन्होंने बुलाई है, तो क्योंकि आगे जो हमारा शीतकालीन सत्र भी आ रहा है, उस दृष्टि से भी योजना बनेगी, और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो अनेक कार्यक्रम तय होंगे, आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्योंकि विधायकों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए उन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में अनेक और विषय होंगे, क्योंकि मैं तो विधायक दल का सदस्य नहीं हूँ, वो उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे पार्टी काम कर सके। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि कोई निष्कासन का डर था इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। मुझे मुख्य कारण ये लगता है कि पार्टी हमारी बहुत बड़ी है और सभी कार्यकर्ताओं की अपनी निजी इच्छाएं रहती हैं, और कहीं ना कहीं सबकी इच्छाएं पूरी करना पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाता। ये ठीक है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, कार्यकर्ताओं की इज्जत हो, इसकी चिंता पार्टी करती है, परंतु सब कुछ उनके मन अनुसार हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए कुछ कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कुछ निराशा से उभर कर ठीक हो जाते हैं, कुछ निराशा में रहकर इस स्थिति में चले जाते हैं कि
जैसे कृपाल जी ने किया है कि उन्होंने त्याग पत्र दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी इस पर जरूर मंथन करेगी कि हमारे कार्यकर्ता इस स्थिति तक ना पहुंचे। हम कोशिश करें कि उनका मान सम्मान रहे, उनकी इज्जत रहे और नाराजगी यहाँ तक ना जाए कि कोई पार्टी या पार्टी के पद को छोड़े। इस बात की चिंता पार्टी करेगी, इस पर जरूर विचार करें। कोई विस्तृत उनका कार्यक्रम आया नहीं है। बिलासपुर उनका घर है और बिलासपुर वो आ रहे हैं। अभी जैसे ही उनके विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी वो तभी हम आपको बता सकते हैं। अभी यही सूचना है कि वो 4 तारीख को बिलासपुर आने का उनका टेंटेटिव प्रोग्राम है, अभी विस्तृत प्रोग्राम बनाने। कल की बैठक जो है वो सुबह 10 बजे एक्सटेंडेड कोर कमेटी की, जिसमें कोर कमेटी के अलावा कुछ और जो सदस्य हैं वो भी उसमें भाग लेंगे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधांशु सिंह जी विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद शाम को 4 बजे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक माननीय प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में होगी और इसी तरह के सभी नेता, चाहे वो सुधांशु सिंह जी, अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सब इन बैठकों में उपस्थित रहेंगे। 26 तारीख को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्चुअली करेंगे और हमारी उस बैठक का समापन शाम को 4 बजे होगा। जो इन बैठकों का उद्देश्य है वो, जैसे मैंने कहा, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है और नियम है कि 15 दिन के अंदर प्रदेशों को अपनी अपनी कार्य समिति की बैठकें आयोजित करनी है। उस दृष्टि से ये बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों में हमेशा जो पिछली का बैठक होती है और आज बैठक हो रही है, उसके बीच जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी समीक्षा होती है। तो जितने भी संगठनात्मक या अन्य कार्यक्रम जो इस दौरान हुए उनकी समीक्षा होगी। विशेष रूप से जो चुनाव इस दौरान हुए, निश्चित रूप से जो 4 चुनाव हुए उनकी भी चर्चा होगी, उनके परिणाम जो पार्टी के पक्ष में नहीं आए, इसलिए उसकी निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे। और आगे क्योंकि शिमला के कॉरपोरेशन के इलेक्शन है और उसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर भी जो है हम रणनीति बनाएंगे ताकि आगे जो 2022 में हमारी सरकार फिर से रिपीट हो। उस दृष्टि से जो इन चुनाव में कमियां रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगामी रणनीति, आगामी योजना बनाई। प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश में अच्छे एवं जन सेवा के कार्य किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2022 में भाजपा सरकार रिपीट करने जा रही है। ये बात हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार आयोजित होती है, जो कि रूटीन बैठक मानी जाती है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन का शिमला पहुंचने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा पीटर ऑफ में स्वागत किया गया। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा कार्य समिति बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है, जो कि रूटीन में बैठक मानी जाती है। उन्होंने कहा कि कोर ग्रुप में इन उपचुनावों पर समीक्षा करेंगे और जो भी कमियां रहीं उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले नगर निगम शिमला और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां कर रही है। मीटिंग तो हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है जो संवैधानिक तौर पर हर 3 महीने बाद हम लोग मिलते हैं कार्यकारिणी में और उससे पहले पदाधिकारी बैठते हैं, कोर ग्रुप बैठता है। ये एक रूटीन का मैटर है, लेकिन ऐसे आपने क्वेश्चन किया कि चुनाव के बाद और नतीजों आने के बाद, क्योंकि ये एंड नहीं है। अगला चुनाव हमने कारपोरेशन का वो भी जीतना है, 22 में सरकार बनानी है। उसके लिए कार्यकर्ता सब एकजुट होकर काम करेंगे और जो जो कमियां इस चुनाव में बाई इलेक्शन में रही हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे है, सरकार के अच्छे काम है, संगठन सरकार का तालमेल अच्छा है, तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि 22 में हम लोग रिपीट करेंगे और शिमला का कारपोरेशन का चुनाव भी जीतेंगे। 2 इशू होते हैं, पद छोड़ना और पार्टी छोड़ना, इसमें बहुत अंतर होता है। पद व्यक्ति कई कारणों के कारण छोड़ता है, अगर पार्टी छोड़े वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, 2 लोग पार्टी में, अभी इस्तीफे भी हमें नहीं मिले। जो मुझे जानकारी है, अध्यक्ष ने मुझे बताया, पूछा मैंने
कि आपके चर्चा से हमें पता चला है, लेकिन पार्टी में वो लोग हैं, पार्टी में कार्यकर्ता के नाते सब काम करेंगे। पद तो आते जाते रहते हैं, पद कभी कोई रहता है पद पे, कभी कोई रहता है, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा रहता है। इसलिए जो मैं देख रहा हूँ कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। चुनाव हारना जीतना एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहता है। हर चुनाव में जीत भी हार भी एक मैसेज देती है। तो मैं समझता हूँ कि हम बेशक चुनाव हारे हैं, लेकिन हौसले नहीं हारे। हमारी नीतियाँ उसी तरह, जनता की सेवा, हमने कार्यक्रम, पार्टी को और मजबूत करना, सरकार के अच्छे काम और करना, ये बातों को हम लोग करते थे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के विषय पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अब कांग्रेस उन क्षेत्रों में भी पदयात्रा करेंगी जहां कई वर्षों से कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई है और उसमें वे स्वयं भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे पांवटा, कसौली, कटलैहड़, झंडूता में पदयात्रा में भाग ले चुके हैं और अब वे मंडी, कुल्लू, हमीरपुर में पदयात्रा करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के विषय पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अब कांग्रेस उन क्षेत्रों में भी पदयात्रा करेगी जहां कई वर्षों से कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई, जिसमें वे स्वयं भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वे पांवटा, कसौली, कटलैहड़, झंडूता में पदयात्रा में भाग ले चुके हैं और अब वे मंडी, कुल्लू, हमीरपुर में पदयात्रा करेंगे। देखिए, अभी वैसे तो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर जो हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है उसके ज़रिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जो जनविरोधी नीतियां हैं उनसे अवगत करा रहे हैं। लेकिन मैंने अलग से हटके जो है अलग से कार्यक्रम शुरू किया। मैं ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में जा रहा हूँ जिन क्षेत्रों में कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो है जीत नहीं पाई है। तो अभी मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में पदयात्रा की है। अभी पांवटा, कसौली, कुटलैहड़ और झंडूता, इन क्षेत्रों में मैं पदयात्रा में हिस्सा ले चुका हूँ। अब आने वाले समय में मंडी, जिला मंडी और कुल्लू और हमीरपुर, यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं स्वयं जो जिन क्षेत्रों में कांग्रेस नहीं जीत पाई है वहाँ जाकर मैं जो है पदयात्रा में हिस्सा जो है लूँगा। वहीं भाजपा के विषय पर बोलते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा के कद्दावर नेता भी सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा होता ही है। अब मुख्यमंत्री जी 4 वर्ष में तो सक्रिय रहे नहीं, जो होनी चाहिए थी, अब वो अचानक सक्रिय हुए। अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि तुरंत काम होने चाहिए और अब अधिकारी भी कितने दबाव में काम करेंगे। जो काम 4 वर्षों में आप नहीं कर पाए, अब आप सोचें कि उन्हें आप खाली जो समय कम बचा है चुनाव के लिए उससे पहले आप सारे कामों को निपटा दें, ऐसा संभव नहीं है। इससे तो अधिकारियों पे और ज़्यादा मानसिक दबाव जो है पड़ रहा है। और जहाँ तक इस्तीफों का दौर है, अब ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बात आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी है, और कांग्रेस पार्टी तो आज एकजुट है। आज जो गुटबंदी है वो भारतीय जनता पार्टी में अब स्पष्ट तौर पे नजर आनी शुरू होगी। वहीं किसानों और बागवानों के मुद्दे पर बोलते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कृषि कानूनों की वापसी का उदाहरण देते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों और बागवानों की अनदेखी का खामियाजा प्रदेश की भाजपा सरकार को भुगतना पड़े। देखिए, ये सरकार तो कभी किसानों और बागवानों के लिए गंभीर नहीं रही है। आप अगर देखेंगे अभी जो कीटनाशक है या फंगासाइड, पेस्टिसाइड है, वो भी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, और अगर मिल रहे हैं तो बड़ी निम्न गुणवत्ता के। पहले जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो
से मिलती थी सब्सिडी पे दवाइयाँ, वो भी अब बंद हो चुकी हैं और खादें तो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है किसानों और बागवानों की। और मुझे ये भी लगता है कि जिस ढंग से 1 वर्ष तक किसानों ने सरकार की नाकों पे दम करके रखा और मजबूर किया सरकार को घुटने टेकने पे कि इन काले कानूनों को वापस लें, और जिस ढंग से अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है परेशान है। तो हो सकता है कि वो भी कहीं इनके जहन में बात रही हो। मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि किसानों को जल्दी से जल्दी जो भी चाहे दवाइयाँ हैं या खादें हैं, वो जो है जल्दी से जल्दी जो है उपलब्ध होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने शिक्षा गुणवत्ता हेतु विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया है। ये बात आयोग के चेयरमैन अतुल कौशिक ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर प्रदेश के गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की योग्यता को भी परखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई वाइस चांसलर्स ने अपना इस्तीफा भी दिया है। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया है। ये बात आयोग के चेयरमैन अतुल कौशिक ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर प्रदेश के गैर सरकारी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की योग्यताओं को भी परखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वाइस चांसलर्स ने इस्तीफा भी दिया क्योंकि उनकी योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। आपको मालूम है कि 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानव भारती यूनिवर्सिटी तकरीबन बंद है फेक डिग्री कांड के लिए। उसके में अभी भी एसआईटी उस पर लगी हुई है, अभी भी इंक्वायरीज हो रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उस पर इंक्वायरी कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी तकरीबन नॉन फंक्शनल है। कुछ एक बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी माइग्रेशन का सवाल है। वो क्वेश्चन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि कैसे फैसिलिटेट करें जो स्टूडेंट्स करीब 300-350 स्टूडेंट्स रह गए हैं मानव भारती यूनिवर्सिटी में, उन सब का माइग्रेशन और पास आउट होने का अब समय आ गया है। तो इसके पीछे भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी प्राप्त है और एक्शन लिया जा रहा है। बाकी जो 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने क्या क्या एक्शन लिए। सबसे पहले तो हमने इंश्योर किया कि यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा ढांचा होता है वो है उनका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स और फैकल्टी जो कैसी होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान हो। तो सबसे पहले हमने वाइस चांसलर्स की योग्यता के ऊपर हमने एक्शन लिया और कई वाइस चांसलर्स ने रिज़ाइन किया क्योंकि उनकी योग्यताएं सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी यूजीसी के साथ मान्यता प्राप्त नहीं थी। और अब जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, कुछ एक को छोड़कर कमेटी हमारी बैठी थी और वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं। तो हमें तकरीबन हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो वाइस चांसलर्स अभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंट हैं वो योग्य हैं और अपना कार्यभार अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम हेल्पलाइन, कंप्लेंट पोर्टल्स, व्हाट्सएप ग्रुप, आरटीआई और वेबसाइट के माध्यम से भी विश्वविद्यालयों में पेश आ रही विभिन्न समस्याओं की शिकायतें आ रही थी, जिस पर विभाग ने कार्य किया और अब शिकायतों में कमी आई है और इसके फलस्वरूप कई शिक्षकों को उनकी नौकरी वापस मिली है। साथ ही बेहद से विद्यार्थियों को सिक्योरिटी रिफंड भी वापस मिला है। बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी सीएम पोर्टल द्वारा भी, प्लस हमारे जो अपने ईमेल, आरटीआई और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा जो वेबसाइट है, बहुत कंप्लेंट्स बहुत यूनिवर्सिटीज़ की आ रही थी। उन कंप्लेंट्स को जल्द से जल्द हम रिस्पॉन्ड करें, ये हम अब अचीव कर पाए हैं। और तकरीबन जो पहले करीब हर रोज़ करीब 25-30 कंप्लेंट आती थी, आज वो कंप्लेंट रिड्यूस होकर 10-12 कंप्लेंट्स के रूप में आ गई हैं और तकरीबन 100 कंप्लेंट्स के ऊपर पिछले 1 साल पर हमारे HPARC कोर्ट ने एक्शन लिया है। हमने कई टीचर्स की सैलरीज जो कई 2-3 सालों से नहीं मिल रही थी, सैलरीज दिलवाई हैं। कुछ एक जो फैकल्टीज़ सस्पेंड हो गई थी, फैकल्टीज़ को वापस जॉब मिला है। कुछ एक स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी रिफ़ंड की बात थी, वो रिफ़ंड बहुत बच्चों को वापस मिला है, लेकिन अभी भी कुछ एक सवाल हैं इसमें।
और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में शिकायतें आती थी, उसमें भी काफ़ी हद तक अभी शिकायतें कम हुई हैं और हमने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 गैर सरकारी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक मानव भारती यूनिवर्सिटी फेक डिग्री कांड की वजह से इन दिनों बंद है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट, शिक्षा गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पर भी पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। आपको मालूम है और मैं बताते रहा हूँ बीच बीच में, प्राइवेट कॉलेजेस कुछ एक की हालत गंभीर है, उसके बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं और वाइस चांसलर HP यूनिवर्सिटी जिनके साथ एफिलिएटेड हैं वो कॉलेजेस, उनको हम नॉलेज, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन कॉलेजेस के बारे में और अपने आप भी एक्शन ले रहे हैं। जैसे कुछ एक नर्सिंग कॉलेजेस हैं, कुछ एक BEd कॉलेजेस हैं, कुछ एक डिग्री कॉलेजेस हैं, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट UGC के जो रूल्स हैं उनके अधीन उनको काम करना चाहिए, उनके हिसाब से गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। हमारी कमेटीज़ जैसे कल अर्की गई हुई थी, उससे पहले सोलन और शिमला के कुछ एक कॉलेजेस में गई थी और वहाँ से रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी है। हमने उन कॉलेजेस से फिर से रिस्पांस मांगा है और रिस्पांस अगर हमें सही नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ग्राउंड में जो हमने देखा, अगर हमें उनमें वायलेशंस पाई तो उनके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन भी एक्शन करेगी और उनको डीएफिलिएशन के लिए हम वाइस चांसलर HPU या HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सिफारिश करेंगे कि इन कॉलेजेस के ऊपर एक्शन हो। वार्षिक परीक्षाएं व कक्षाएं ऑनलाइन करने के लिए लॉरेटो स्कूल, तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला के अभिभावक छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिले। उन्होंने स्कूल में कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की 13 नवंबर 2021 के उच्चतर शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना को स्कूल में लागू करने की मांग की। अतिरिक्त निदेशक ने अभिभावकों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। वार्षिक परीक्षाएं व कक्षाएं ऑनलाइन करने के लिए लॉरेटो स्कूल, तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला के अभिभावक छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिले। उन्होंने स्कूल में कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की 13 नवंबर 2021 की उच्चतर शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना को स्कूल में लागू करने की मांग की है। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक व अभिभावकों की लंबी बातचीत चली, जिस पर अतिरिक्त निदेशक ने प्रदेश सरकार की अधिसूचना को स्कूल में लागू करवाने के लिए आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिक्षा अधिकारियों से तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा तक की कक्षाएं व वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की। उन्होंने तारा हॉल व दयानंद पब्लिक स्कूल प्रबंधन से प्रदेश सरकार की ऑनलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं के संदर्भ में अधिसूचना को सख्ती से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर यह आदेश लागू न हुआ तो तारा हॉल व दयानंद स्कूल में अभिभावकों का आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश में साफ लिखा है कि छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं की मिश्रित सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, परंतु तारा हॉल व दयानंद स्कूल में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध नहीं किया जा रहा है, जिससे छात्र रोजमर्रा की पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, वहीं मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित हो रहे हैं। छात्र अभिभावक मंच की ओर से आज हम डायरेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन वो क्योंकि मौजूद हैं नहीं, तो जो उनके सेकंड इन कमांड है वो भी आज मौजूद नहीं है, एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स, और फिर जो है एडिशनल डायरेक्टर जो हैं तीसरे, उनसे मिलकर जो है हमने बातचीत की है। हम इस मुद्दे पे बातचीत करने आए थे कि जो 13 नवंबर को प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा निदेशक के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की थी, क्योंकि उससे पहले हज़ारों पेरेंट्स जो है वो DC से मिलने, ADC से मिलने, SDM ADM से मिलने, शिक्षा अधिकारियों से मिलने, सरकार के विभिन्न अधिकारियों से मिलने पहुँचे कि शिमला जैसी जगह में जहाँ पर जो है विंटर सेशन चलता है, वहाँ पर जो है इस तरीके से केवल 15 दिन के लिए जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम की जगह जो है फिज़िकल एग्ज़ाम करवाने के लिए जो है ज़बरदस्ती की जा रही है। यहाँ पर सेशन पूरा जो है चला ऑनलाइन। ये ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है कि जहाँ पे 3-3.5 महीने और सेशन चलना है मार्च तक। जिस समय में जो है स्कूल खोले गए उस समय में सिर्फ जो है यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम का समय बचा था। उन 15 दिन के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्ती बच्चों को जो स्कूलों में बुलाया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण है,
सर्दियों का समय है, तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस तेज़ हैं, काफ़ी सारे मेंटल प्रेशर में बच्चे हैं, अभिभावक हैं। इसलिए पेरेंट्स ये लगातार मांग करते रहे थे कि बच्चों से ज़बरदस्ती ना की जाए स्कूल आने के लिए, और उसी के परिणाम स्वरूप 13 तारीख को एक आदेश जो है सरकार ने जारी किया माननीय उच्चतर शिक्षा निदेशक के माध्यम से। किस तरह की बात? ये है कहने ये आदेश लागू नहीं हो रहा है। तो आज जो बातचीत हुई, हम यही बातचीत हमने की है कि जो सरकार के आदेश हैं उसको लागू कराना शिक्षा विभाग का काम है। इन्होंने आदेश जारी किए हैं, अपने आदेश को लागू नहीं करवा पा रहे हैं, और जो है अपने आदेश को अगर लागू नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है किसी भी तरीके से इनके कंट्रोल में है ही नहीं, फीसों के संदर्भ में भी नहीं है, स्कूल को चलाने के संदर्भ में भी नहीं है। तो आज जो हमने बातचीत की है कि इस आदेश को लागू करवाया जाए। अगर ये आदेश लागू नहीं होते हैं और ऑनलाइन माध्यम से जो है 9वीं क्लास तक के बच्चों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं की जाती हैं शिमला जैसी जगह में, तो इसके खिलाफ निश्चित तौर से हम लड़ी रहे हैं पिछले समय से, और छात्र अभिभावक मंच आंदोलन अपना तेज करेगा। हिमाचल परिवहन निगम के एक चालक ने निगम के अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। शिमला के तारादेवी डिपो में चालक मोहिंद्र कुमार ने बेवजह उनका वेतन काटने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरएम और जगदीप सिंह उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं और नौकरी करना सिखाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां पैरालाइज की मरीज है और उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। मुझे जो है ये जब से आया हूँ तब से मैम हराश कर रहे, ये जब से आरएम साहब हमारे और ये नए जो हमारे जगदीप सिंह जी आए थे, ये हराश कर रहे हैं। वो पैरालाइज के पेशेंट है, तो मैंने बताया भी इनको, तो इन्होंने कहते हैं तो मुझे नौकरी करना सिखा देंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। और मैम इन्होंने मेरा 2020 को 13/2020 को मैं छैला गया था 5425 गाड़ी लेके, और गाड़ी छैला में खड़ी थी 13 और 12 और 13 तारीख को इन्होंने मेरी रेस्ट लगाई, 12 जिसकी मैंने RTI भी निकाली हुई है, 12 और 13 तारीख को, लेकिन गाड़ी छैला में खड़ी थी। 13 तारीख को जब मैं आया तो 15 और 16 तारीख को इन्होंने हमारे से गाड़ियाँ भी धुलाई, मुझसे और मेरे कंडक्टर से। ये किस बेस पे किया, किस पे नहीं किया मैम हमारे को कोई पता नहीं। इसके होने के बावजूद मैम इनका चलो, और इन्होंने मेरी जो है ये 18/9/2021 को, जब कि मैं गाड़ी लेके यहाँ से 60-61 गाड़ी थी, उसे लेके मैं यहाँ से पाहल मंदिर गया जी, और 18 से 23 तक की इन्होंने हमारी एब्सेंटें भेज दी। एब्सेंट भेजने के बावजूद इन्होंने मेरी सैलरी तक काटी, जिसका मुझे इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दी, कुछ नहीं किया। अब बताएं मैम क्या करें इनका, क्या हो सकता है, इस ऐसी अफसरशाही क्या करें इनका। मैम रीज़न कुछ नहीं मैम, जब 12 तारीख को, क्योंकि लास्ट मंथ जो है 12 तारीख को सैलरी पड़ी थी, तो मेरे को सैलरी के पश्चात ही पता लगा कि मेरी सैलरी काटी। इन्होंने मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दी, कुछ नहीं बोला, जबकि मैं 18 से 23 तारीख तक बीमार था, और मैं यहाँ पे नीचे रिपन हॉस्पिटल में मेरी ट्रीटमेंट थी। तो 23 तारीख को जब मैंने ज्वाइनिंग की, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अपने ED सर को भी ये 12/11/2021 को मैंने एप्लीकेशन लिखी थी ED साहब को, तो अब तक इस पे भी कोई वो नहीं हुआ, इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर मेरी तो डिमांड यही है कि ऐसे अफसरों से तो हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया, मेरे मदर भी सर पैरालाइज के पेशेंट है। मेरी मदर को 2012 में, मैं अकेला लड़का हूँ अपने माँ बाप के, मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हुआ था 2012। मैंने इनके हाथ तक जोड़े सर, पैर तक पकड़े, ये लोग पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं मेरे से, कोई पता नहीं है, और इस तरह से हराश कर रहे हैं। अब क्या करें सर, कैसी कार्रवाई करेंगे पता नहीं। हिमाचल प्रदेश डायबिटीज की गिरफ्त में फंस चुका है और ये रोग बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। चिंता की बात यह है कि देश में मधुमेह के रोगियों का नेशनल एवरेज 9.8% है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ये औसत 11.5% है। इस तरह हिमाचल की स्थिति चिंताजनक है। IGMC के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदेव सिंह ने बताया कि मधुमेह का मुख्य कारण जीवन शैली का डिसऑर्डर होना है। उन्होंने कहा कि खान पान सही ना होना और व्यायाम न करना भी इसका मुख्य कारण है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश डायबिटीज की गिरफ्त में फंस चुका है। चिंता की बात है कि बच्चों को भी ये रोग अपनी चपेट में ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री निरोग योजना के तहत 24 लाख लोगों की जांच की गई। उनमें से 8.5 लाख लोग मधुमेह के रोगी निकले। यदि इसी हिसाब से पूरी आबादी का आंकड़ा देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 25.5 लाख लोग मधुमेह के रोगी होंगे।
खतरे की बात यह है कि मधुमेह के कारण ही दिल का रोग भी बढ़ता है। चिंता की बात यह भी है कि देश में मधुमेह के रोगियों का नेशनल एवरेज 9.8% है, वहीं हिमाचल प्रदेश में ये औसत 11.5 है। इस तरह हिमाचल की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में भी डायबिटीज के इलाज के लिए विशेष क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। आईजीएमसी के विशेषज्ञ डॉक्टर कुशदेव सिंह जरियाल ने बताया कि मधुमेह का मुख्य कारण जीवन शैली का डिसऑर्डर होना है। उन्होंने कहा कि खान पान सही न होना, व्यायाम न करना इसका मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में डायबिटिक के लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए जिनका वजन बढ़ रहा हो उन्हें अपनी जाँच जरूर करवानी चाहिए। देखिए, पहले तो डायबिटीज़ होती क्या है, जब भी हमारे शरीर में एक तय मात्रा से शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम शर्करा भी बोलते हैं, तो उसे मधुमेह कहते हैं। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में जो होती है डायबिटीज़, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं या इंसुलिन डिपेंडेंट, और जो बड़े लोगों में होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है, जो हम कहें कि कितने लोगों को है, लगभग 100 में से 7 से 8% लोगों को डायबिटीज़ है, और उतने ही लोग एट रिस्क हैं। एट रिस्क मतलब उतने ही लोगों को प्री डायबिटीज़ है, और इसी श्रेणी में कभी भी कदम रख सकते हैं जो मधुमेह वाली है। तो आप ये मान लीजिए कि 100 में से लगभग 15 लोग या तो डायबिटिक हैं या फिर डायबिटीज़ इनको रिस्क पे हैं। डायबिटीज़ होती क्यों है? लाइफस्टाइल डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। टाइप 1 डायबिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़, जो लोग जिनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, जो ओबीज हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने खान पीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन लोगों में डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। इसलिए कई बार लगभग आधे लोगों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी या तो जिनका वज़न अपने शरीर से ज़्यादा, हाइट से ज़्यादा है, या जो मोटे हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो रिस्क पे हैं, और जो लगभग 45 साल से ऊपर हैं, एक बार अपना स्क्रीन जरूर कराएं और अपने डायबिटीज़ के लिए ज़रूर चेक कराएं। और जो डायबिटिक हैं, अपना नियमित एक्सरसाइज या योगा जो भी उनको शरीर अलाउ करता है वो करें, और अपनी दवाइयाँ निरंतर खाएं, और अपने मधुमेह को नियंत्रित रखें, क्योंकि इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आँख की है, गुर्दे की है, हार्ट की है, नसों की है, पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपना नियमित एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और दवाइयाँ नियमित खाएँ, और अपने डॉक्टर से समय समय पर जाँच कराते रहें। देखिए, बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। लेकिन जिन बच्चों में अब हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी पाई जा रही है, जो बहुत मोटे हो रहे हैं, जो जिनका वज़न ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उसमें अब रिसेंट में देखा गया है कि उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है बच्चों में। टोटल जो हम डायबिटीज़ बोलते हैं 7 से 8% है, पूरे देश की बात कह रहा हूँ, और लगभग इतना हिमाचल में भी है। और उसमें से अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, लेकिन हम बोलें कोई लगभग 7 से 8, अगर टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन का हम डाटा लें तो उसमें से लगभग 10% के आसपास जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें कि मुख्यतः बच्चे होते हैं। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग का रोमांच जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आइस स्केटिंग रिंग के विषय में जानकारी देते हुए रिंग के सदस्य ने बताया कि पिछले सीजन के दौरान रिंग में 86 सेशन आयोजित किए गए थे, जबकि इस बार 100 सेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्केटिंग के दौरान पूरे भारतवर्ष से रोमांच का लुत्फ उठाने यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। इस बार तो हमें लगता है ज़्यादा होंगे लास्ट ईयर के मुकाबले, क्योंकि लास्ट ईयर 86 सेशंस लगे थे। तो इस बार हमें लगता है कि 100 हम क्रॉस कर सकते हैं अगर इसको टाइमली शुरू हो जाए। लास्ट ईयर हुई थी शुरू, ये 7th को हमने ट्रायल दिया था, 9th से हमारी रेगुलर स्केटिंग शुरू हुई थी दिसंबर से। लेकिन इस बार अगर हम सोच रहे हैं कि मौसम ने साथ दे दिया और अभी शुरू हो जाते 3 दिन बाद, तो मेरे ख्याल से वी विल क्रॉस 100 सेशन। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, यहाँ पे शूटिंग भी हो चुकी है कई मूवीज़ की। यहाँ पे देवानंद वगैरह आ चुके हैं, सिमी गलवाल आ चुकी है, यहाँ शूटिंग करी हुई उन्होंने। इसके अलावा राजीव गांधी जी आ चुके हैं यहाँ पे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो भी यहाँ पे आके यहाँ का आइस स्केटिंग का लुत्फ ले चुके हैं जी। तो क्या हुआ, लास्ट ईयर जब कोरोना था तो अक्टूबर में यहाँ पे थोड़ा सा खोल दिया था कोरोना के, जब ख़त्म हुआ थोड़ा सा, जो फर्स्ट फेज़ था, सेकेंड फेज़ में खोल दिया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी मेंबरशिप थी, बच्चे, हालांकि हमने सोचा था कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 आएंगे, वो 100 की जगह 300 बच्चा आया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। 300 अराउंड 300 बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए और यहाँ पे स्केटिंग करके गए। चलिए, तो बिल्कुल अभी हम जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्राउंड का जो लेवलिंग हम कर चुके हैं,
बस इसमें अब थोड़ा सा इसको थोड़ी सी हार्डनेस देने के लिए इसमें एक रोलर का एक सर्फिंग होगी इसकी, जो कि कल हो जाएगी। और कल रात को हम इसको पानी देना शुरू कर देंगे और विद इन 3 to 4 डेज, मतलब 3 या 4 दिन में हम इसको आइस स्केटिंग बच्चों के लिए दे देंगे। और मुझे लग रहा है कि 3 दिन में तो हो जाना चाहिए। तो टीम में हमारे मेन तो जैसे बच्चों के लिए स्पीड स्केटिंग है, फिगर स्केटिंग है, आइस हॉकी है, और इसके अलावा जंप्स ओवर बास्केट्स वगैरह भी होती है। तो 1 साल से नीचे का जो बच्चा है तो उनसे हम चार्ज करते हैं 3000 रुपीज़। इसमें मेंबरशिप और इसमें स्केट्स हायर चार्जेस भी शामिल है। इसके अलावा जो 16 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनसे हम 4500 चार्ज करते हैं, जिसमें कि मेंबरशिप और स्केट हायर चार्ज में। रिंग है, ये बहुत बड़ा रिंग है। ये इसके जो डायमेंशन है ये 60 बाई 30 मीटर्स है। तो इतना बड़ा रिंग देखते हैं और यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे यार सच्ची में कोई ऐसी बात है, नेचुरल कोई ऐसी बात है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब स्केटिंग करने आते हैं तो बच्चे अराउंड 300 बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं और यहाँ देखते हैं, उन बच्चों को देखते हैं तो उनका खुद भी मन करता है करने का। तो वो लोग आते हैं, अपना इंजॉय करके जाते हैं। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ विंटर कैंप्स लगते हैं, जो कि कोई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई हमारे JNK से भी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वजह से यहाँ पे आते हैं, वो कैंप्स लगा के चले जाते हैं। और यहाँ पे देखा ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे वो आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे अपना इंजॉय करके जाते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में सुबह से ही धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश भर में आगामी 30 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा और कहीं भी बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आने वाले 1 हफ्ते में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में तापमान में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में सुबह से धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश भर में आगामी 30 नवंबर तक मौसम साफ बना रहेगा और कहीं भी बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद सुबह व रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जनजातीय क्षेत्रों में रात का पारा 0 से नीचे पहुंचने से प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी भी जमना शुरू हो गया है। मीडिया से बात करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आने वाले 1 हफ्ते में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में तापमान में वृद्धि हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में आने वाले 1 हफ्ते तक आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी और जो मिनिमम टेम्परेचर हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। हालांकि पिछले 24 से 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, वो बड़े हैं क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है बहुत वीक फेज में है, एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। और संभावना ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अभी तक कोई चांस नहीं है बहुत ज़्यादा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और बर्फबारी का और बारिश का। ये हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ पे आइसोलेटेड जगह पे लाइट स्नोफॉल का भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ 29-30 के आसपास। और उसके बाद जो है क्योंकि जो विंड्स हैं उनका पैटर्न नॉर्थ वेस्टली है, नॉर्थ वेस्टली विंड से ये है कि आमतौर पर वेदर ड्राई रहता है तो मौसम जो है साफ ही रहेगा। बुधवार को मैत्री संस्था द्वारा महेश कुमार शर्मा को उनकी दुकान के लिए जरूरत का सामान दिया गया। मीडिया को अधिक जानकारी देते हुए मैत्री संस्था की अध्यक्षा ममता गोयल ने बताया कि समय समय पर मैत्री संस्था जरूरतमंदों की मदद करती है और जब उनकी संस्था को मीडिया के माध्यम से सूचित हुआ कि दिवाली के अवसर पर कनलोग में एक दुकान जलकर राख हो गई है तो उनके सभी सदस्यों के सहयोग से उन्होंने कुछ चीजें जुटाई और महेश कुमार शर्मा को दी, जिससे महेश कुमार शर्मा दोबारा अपनी दुकान चला सके। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार शर्मा ने मैत्री संस्था का आभार जताया। आज हमारे को पता चला कनलोग में महेश कुमार जी हैं, इनकी दीपावली वाले दिन अचानक दुकान में आग लग गई, जिससे कि अपना रोजी रोटी अपने परिवार को इसी दुकान से पालते थे। इनकी 3 लड़की हैं और एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उसी से इन्होंने इसी छोटी सी दुकान से अपने बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। तो जैसे ही हमारे को पता लगा कि यहाँ आग लगी, हमारी मैत्री संस्था क्योंकि ऐसे ही गरीबों की मदद करती रहती है, तो हमने आके यहाँ पर दुकान में देखा कि सारी दुकान पूरी तरह जल गई है, सारा इनका बर्तन वगैरह जो भी सामान था पूरा जल चुका है। तो हम चाह रहे हैं कि ये दुकान अपनी दोबारा से शुरू करें, उससे संबंधित हमने इनको सारी दुकान का सारा सामान दिया, गैस का चूल्हा, पतीले, गिलास, कप दिए हैं, ताकि ये अपना फिर से दोबारा अपना काम शुरू कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सकें।
मैं अपने इस मैत्री संस्था का बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे कहते हैं ना कि मतलब डूबते को एक तिनके का सहारा चाहिए होता, तो जैसे इन्होंने मेरी इतने सम्मान के साथ मुझे ये सम्मान दिया है और मुझे फिर से उठने का जो है एक साहस दिया है, मैं इनका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को फिर से अपने जीने का जो है एक नया रास्ता दिया है, इतना सम्मान दिया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अब बोलने के अलावा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल जल ही नहीं गया था। मेरी जो 30, 31, 32 साल की पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने जो मेरे को इतना सहारा दिया है, मैं इनका अपने दिल से बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मैं इन लोगों को। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।